तो आज हम बात करेंगे ऑटिज़म या दूसरी जिस्मानी और ज़हनी माजूरी की। अगर आपका बच्चा टाइम पे बोल नहीं रहा, नॉर्मली बच्चा 10-11 माह में मामा बाबा कहना शुरू करता है। अगर आपका बच्चा 1.25 से 1.5 साल की उम्र तक बातें नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आप, लेकिन जो जदीद तरीका इलाज हैं इन बीमारियों के लिए, क्योंकि जितना वक्त गुजरता जाएगा, जितना वक्त ज़ाया होता जाएगा, उतना ही इन बच्चों को, इन बीमारियों को ट्रीट करना मुश्किल होता जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपके बच्चों में इन अलामात से कोई भी अलामत आए तो आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, फ़ौरन मुस्तनिद डॉक्टर से रब्ता करना है ताकि इन बच्चों की टाइमली तशख़ीस हो, डायग्नोसिस हो, क्योंकि एक दफ़ा तशख़ीस और डायग्नोसिस होगी तो ही इन बच्चों का इलाज शुरू होगा। और एक चीज़ आपने समझनी है कि कोई भी बीमारी हो, वो जितनी जल्दी डायग्नोज हो, जितनी जल्दी इलाज हो, उतना बेहतर, उतना कामयाब रिज़ल्ट, उतने कामयाब नताइज आते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑटिज़म या दूसरी जिस्मानी और ज़हनी माजूरी की। अगर आपका बच्चा टाइम पे बोल नहीं रहा, नॉर्मली बच्चा 10-11 माह में मामा बाबा कहना शुरू करता है और 14 से 15 माह तक वो बात कर रहा होता है, दूधू दे दो, मामा आ जाओ, ये चाहिए, तो मतलब वो नाम भी ले रहा होता है, ये सारा कुछ। अगर आपका बच्चा 1.25 से 1.5 साल की उम्र तक बातें नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप उसको कहते हैं, कोई कमांड देते हैं, कुछ कहते हैं ये करें, वो नहीं कर रहे, तो आपने किसी बड़े के कहने पे कि जी कुछ बच्चे डिले होते हैं, स्लो होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। रेस्ट एश्योर्ड, मैं चैलेंज करता हूँ कि ऐसा नहीं होता जब तक आप इन बच्चों का प्रॉपर इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुज़रता है, जो ऑटिज़म है उसमें ब्रेन के जो सेल्स हैं, जो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हैं, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो सेल्स के कनेक्शन है वो आपस में उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, इंफॉर्मेशन को उस तरह से प्रोसेस नहीं कर रहे। तो ये बच्चे डिफरेंटली एबल हैं, डिसेबल नहीं हैं, बीमार नहीं हैं। लेकिन अगर इसको हम इग्नोर करते जाएंगे और वो बच्चों की उम्र 9-10 साल तक पहुंच जाएगी तो फिर बीमारी शिद्दत इख्तियार करेगी, फिर उसका इलाज मुश्किल होगा। नामुमकिन फिर भी नहीं है, लेकिन मुश्किल होता है। और जिन फैमिलीज़ में ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो पेरेंट्स बेचारे ना बाहर जा सकते हैं, ना फैमिली गैदरिंग्स में, ना शादियों में, मतलब वो बच्चे उनको कहीं आने जाने ही नहीं देते, वो इतने रेस्टलेस होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितनी जल्दी आप इन अलामात को पिक करें, इसको गौर करें कि बच्चा ये हरकत कर रहा है। बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वक़्त पे गर्दन नहीं संभालते, बैठते नहीं हैं, चलते नहीं हैं, क्रॉल नहीं करते, और उनके बड़े बूढ़े कहते हैं कोई नहीं जी, वक़्त के साथ साथ ठीक होता जाएगा। नहीं, और फिर वो बच्चे जब बड़े होके आते हैं तो उनका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके बच्चों में आपको किसी किस्म की तब्दीली आम बच्चों की निस्बत नज़र आए, उसको आपने इग्नोर नहीं करना। उन बच्चों को आपने अपना टाइम देना है, उनको डॉक्टर्स के पास लेके जाएं, मुस्निद डॉक्टर्स के पास, जो उस चीज़ को समझते हैं, उस बीमारी के माहिर हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक का वादा है, कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसकी शिफा नहीं है, लेकिन इसके साथ शर्त क्या है, सुन्नत क्या है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि वो भी जब बीमार हुए, जब कोई तकलीफ़ हुई तो उन्होंने प्रॉपरली उसका इलाज किया, कोशिश की। ठीक है, तो दुआ बहुत कीमती चीज़ है, ये तकदीर तक बदल देती है। लेकिन इसके साथ साथ जो और मुस्तनिद तरीका इलाज हैं उनको भी ऑप्ट करना है। ठीक है, आप दुआ कराएं, आप दम कराएं, लेकिन जो जदीद तरीका इलाज हैं इन बीमारियों के लिए, क्योंकि जितना वक्त गुज़रता जाएगा, जितना वक्त ज़ाया होता जाएगा, उतना ही इन बच्चों को, इन बीमारियों को ट्रीट करना मुश्किल होता जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आपने टाइम जो है वो बहुत कीमती है, और बीमारी के शुरू में पकड़ी जाए बीमारी, डायग्नोस हो जाए, ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, अल्लाह करम करता है। ठीक है, अल्लाह पाक
किसी कायदे किसी चीज़ का, लेकिन उसने ये जो आलमे अम्र है जिसमें इसके कायदे हैं, आपने कोशिश करनी है। मतलब आप मुंह तक हाथ लेके जाएंगे तो खाना जाएगा ना, यहाँ से पड़ा हुआ उठ के नहीं आ जाएगा। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी है, और कोशिश भी वो वाली जो जदीद तरीन है, जो सेफ है। इन बच्चों के लिए क्या जदीद तरीन कोशिशें हो सकती हैं, अब हम उस पर बात करेंगे। इन बच्चों के जो बच्चों में बोलने के मिसाइल हैं, जो इनमें कम्युनिकेशन के मिसाइल हैं, इनमें सेंसरी इमोशंस हैं, ये कम्युनिकेट नहीं करते, उसके लिए बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, वो शुरू करनी है। उससे इनमें सिम्टोमेटिक बेहतरी आएगी। लेकिन इनकी अगर हमने रूट कॉज को ट्रीट करना है तो जो जदीद तरीन तरीका इलाज है वो रीजनरेटिव मेडिसन, PRP, एक्सोसोम, स्टेम सेल ट्रीटमेंट, प्रोलोथेरेपी, लेज़र फोटोबायोमोड्यूलेशन, लेज़र ऑकोपंक्चर, ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे ऑटिज़म पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह वो बच्चे जिनमें दिमागी फालिज है, वो उम्र से पीछे हैं सेरिब्रल पाल्सी की वजह से, उनमें गर्दन नहीं होल्ड करते, उनमें मोटर डिलेस हैं, उनमें फिट्स हैं, वो सारी, उसके लिए फिजियोथेरेपी, रिहैब बेहतरीन तरीका इलाज है। उसके साथ फोटोबायोमोड्यूलेशन, लेज़र ऑकोपंक्चर प्लस रीजनरेटिव मेडिसिन जिसका मैंने पहले भी बताया, PRP, एक्सोसोम, स्टेम सेल। अब साइंस, मेडिकल साइंस वहाँ पहुँच गई है और वहाँ पहुँच रही है कि हर इंसान के अंदर से ही हम चीज़ें लेके, ब्लड लेके, सेल लेके, उनको प्रोसेस करके दोबारा इंजेक्ट करते हैं। ये प्रिसीजन मेडिसिन है, ये रीजनरेटिव मेडिसिन है, और इससे वो जितनी नाकाबिले इलाज समझे जाने वाली बीमारियां थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाबिले इलाज हमारी समझ के मुताबिक थी। अल्लाह के इल्म के मुताबिक कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। तो आज ही आप राब्ता कर सकते हैं सेंटर फॉर पेन एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, फारूक हॉस्पिटल, DHA, जहाँ पे माहिर मुस्तनिद साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, रीजनरेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, रीजनरेटिव मेडिसिन के माहिरीन मिल के एक टीम की शक्ल में काम कर रहे हैं, और इन बच्चों और इवन बड़ों को बेहतरीन एथिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं। आप अपना ख्याल रखें, करीबी अजीज़ों का ख्याल रखें, इस मुल्क का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।